Hello students. So today we are going to discuss about business statistics and analytics, and in that the topic will be from the third unit, regression analysis. So I am Anurag Srivastav and I am going to take you forward on this topic related to regression analysis. Already we have talked about the basics of regression analysis. You also know about correlation analysis, and regression analysis is a step forward from correlation analysis. Both the topics obviously are related to each other. So during the course of our discussion today, we will also be looking upon the relationships between correlation and regression and how one thing can be found if the other is known. So moving ahead, today we will be discussing about the method of least squares and how to go about doing regression analysis using this particular method. We already know about the different methods, the names we already know, और उसके आगे अब हम ये देखेंगे कि लीस्ट स्क्वायर्स मेथड कैसे यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल्स दैट हैव बीन आस्क्ड ऑफ यू in different university examinations. So to start with, we have this particular question with us. Write the regression equations of x on y and y on x from the given data. This question was asked in AKTU Business and Statistics paper in the year 2018, और इसमें रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें बेसिकली हम लोग रिग्रेशन इक्वेशंस के बारे में ही बात करते हैं. ये एक टिपिकल क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है. अलग अलग तरीके से डेटा दिया जा सकता है आपको, लेकिन पूछा जाता है, ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आप दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस जो हैं या दोनों रिग्रेशन लाइंस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करें. रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई एज वेल एज द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स. द सेम इज़ द केस विद दिस क्वेश्चन. So different sets of values of x and y are given here. x की कई सारी values दी हुई हैं और y की values दी हुई हैं. For 10 different sets of these values are given. इन values को use करके हमें दोनों equations निकालनी हैं. अगर हमें x की वैल्यू पता हो तो y कैसे पता चलेगा, उसके लिए y on x, और अगर हमें y की वैल्यू पता हो तो x की वैल्यू कैसे पता चलेगी, उसके लिए x on y. ये दोनों equations हमें पता करनी है. तो लीस्ट स्क्वायर्स मेथड यहाँ पे यूज़ होगा. यू सी वी हैव ब्रॉडली टू डिफरेंट मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, और उसमें दो मेथड्स जो हैं उसमें पहला है लीस्ट स्क्वायर्स मेथड. तो क्वेश्चन में किस तरह से डेटा दिया गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना होगा. अगर आपको इस तरह से एक्स और वाई सीरीज़ की वैल्यूज़ दी हुई हैं तो यू विल बी यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, और जो केसेस हैं वो आगे हम लोग देखते चलेंगे. तो यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर्स मेथड के लिए किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और x ऑन y जो पूछी गई है तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y विल बी रिप्रेजेंटेड बाई x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज रिप्रेजेंटेड बाई x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई. कैसे पता चलेगी रिग्रेशन इक्वेशन? इसका मतलब अब हमें a और b की वैल्यू पता करनी है. हमें पता करना है a कितना है, b कितना है. a की न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल जाए, b की न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल जाए, ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई यहाँ पर a और b की जगह रख देंगे तो हमें रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y पता चल जाएगी. इसका यूज़ क्या करना है, देखिए यही थोड़ा सा अलग वेरिएशंस क्या क्वेश्चंस में हो सकते हैं वो भी साथ साथ इसके हम लोग देखते चलेंगे. क्या करना है हमें, कैसे होगा. अगर यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राइट द रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ x ऑन y एंड ऑफ y ऑन x फ्रॉम द डेटा ऑब्वियसली गिवन. ये कहा जा सकता है कि अगर x की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सपोज 90 दी हुई है तो y कितना होगा. तो y ऑन x की जो इक्वेशन होगी उससे आप ये पता कर सकते हैं. इसी तरीके से ये कहा जा सकता है कि y की वैल्यू दी हुई है से 70 दी हुई है, तो जब y 70 होगा तो x कितना होगा, ये क्वेश्चन एक और बनाया जा सकता है. इसी में सिंपल सी चीज़ है, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा एक और स्टेप उसमें बढ़ जाएगा. तो जब हम निकाल लेंगे, जब हम a और b की वैल्यू पता कर लेंगे, कैसे वो आगे देखना ही है. a और b की वैल्यू जब हम पता कर लेंगे उसी के साथ साथ y की वैल्यू भी अगर हम रख दें तो x कितना होगा, x की एस्टिमेटेड वैल्यू या प्रोजेक्टेड वैल्यू ये हमको पता चल जाएगी और वो हमारा आंसर हो जाएगा. नाउ coming back to this question,
तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है, a और b की वैल्यू कैसे पता चलेगी? a एंड b विल बी ऑब्टेन्ड थ्रू टू नॉर्मल इक्वेशंस जो कि नीचे उसके लिखी हुई हैं। समेशन x इज इक्वल टू na प्लस b इंटू समेशन y, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a इंटू समेशन वाई प्लस b इंटू समेशन वाई स्क्वायर। ये हमको ये दो इक्वेशंस हैं, दो एक तरह से यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं a और b, इनकी वैल्यूज़ हमें इन दोनों इक्वेशंस से मिलेंगी। तो हम जो डेटा दिया हुआ है उससे हम समेशन x निकाल लेंगे। n हमको मिला है क्योंकि 10 पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ हैं तो n की वैल्यू 10 हो गई। समेशन y निकालना होगा तो y सीरीज़ के पूरा ऐड कर देंगे तो वो समेशन y मिल जाएगी। इसी तरह से समेशन एक्स वाई निकालना होगा, यानी कि x और y के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उनको जब टोटल कर देंगे तो समेशन एक्स वाई मिल जाएगा। समेशन y अगेन इज़ देयर एंड देन समेशन y स्क्वायर, तो y की इंडिविजुअल वैल्यूज़ को हम स्क्वायर करेंगे और उनका पूरा जब हम ऐड कर लेंगे तो दैट विल बी समेशन y स्क्वायर। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़ in these two equations and then we will be having two variables a and b. When we solve these two equations simultaneously, we will be getting the values of a and b. Those values of a and b will be substituted in x is equal to a plus by to get the regression equation of x on y. This is how it is going to be done. Similarly, the regression equation of y on x, वही चीज़ उसका उल्टा काम यहाँ पे हमें करना है y on x के लिए। तो y on x के लिए क्या हो गया? जैसे x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई था, वैसे ही y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हो गया। देन अगेन यहाँ पर ये बस ध्यान रखना है हमको कि ऐसा नहीं होगा कि a और b हमने जो निकाला है ऊपर वही a और b यहाँ पर भी हो जाएगा। दोज a एंड b वर डिफरेंट, दीज a एंड b आर डिफरेंट फ्रॉम दैट। सो अगेन नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हाउ? summation y is equal to now na plus b summation x and summation xy is equal to a summation x plus b summation x square। तो अब यहाँ पे हमें summation y n summation xy summation x again and summation x square इनकी वैल्यूज़ निकाल करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगेन वी विल बी गेटिंग टू डिफरेंट इक्वेशंस एंड simultaneously solving them we will be getting two different set of another set of values of a and b, जो कि हम यहाँ जब रखेंगे a की वैल्यू y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और b की वैल्यू भी इसमें रख देंगे तो हमें रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x मिल जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द यही चीज़ हमें करनी है, यही सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो लेट अस सी क्या मतलब हमें चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं हमें चाहिए n की वैल्यू जो कि 10 है, हमें चाहिए समेशन x कैसे आएगा, x की सारी वैल्यूज़ 45 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 55 एंड सो ऑन, ये सारी अप टू 85 हम ऐड कर देंगे, समेशन x मिल जाएगा। इसी तरह से समेशन y, तो y सीरीज़ पूरी हम ऐड कर देंगे, समेशन y मिल जाएगा। समेशन xy, तो हम x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट निकाल करके उसको जब हम ऐड कर देंगे तो समेशन xy मिलेगा। समेशन x स्क्वायर, सिमिलरली x की वैल्यूज़ को स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे और समेशन y स्क्वायर, y की वैल्यूज़ को स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमें ये सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट अबाउट कंप्यूटिंग दीज थिंग्स। तो सबसे पहले हमने जो पहले दो कॉलम है यू कैन सी, हमने x और y की वैल्यूज़ को लिस्ट कर लिया। x और y की सारी वैल्यूज़ जो दी हुई थी क्वेश्चन में वो पहले दो कॉलम्स में हो गई। पहले कॉलम को जो ऐड कर लिया तो 645 इज़ आर समेशन x। सिमिलरली y को टोटल किया 435 इज़ समेशन y। इसी तरीके से एक्स वाई निकालने के लिए 45 इंटू 25 1125, 48 इंटू 30 1440, 50 इंटू 35 55 इंटू 30, इस तरह से हम करके सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे जो, और सारी वैल्यूज़ जो हम निकालेंगे तो ये जो सारी वैल्यूज़ हमें फिर मिल रही हैं इसका मतलब है ये हो गई द वैल्यूज़ ऑफ दीज वर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो जस्ट अ मोमेंट, तो ये हम लोग जो है इस तरह से आगे बढ़ कर के फिर से वापस जाते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमें निकालनी है, ये वैल्यूज़ हम निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल करके ये सारी वैल्यूज़ इस तरह से आ जा रही हैं। इनको जब हमने टोटल कर दिया तो वी गेट द टोटल एज 29725। दिस इज समेशन एक्स वाई। सिमिलरली व्हेन वी प्रोसीड तो हमें निकालना है अब एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 45 का स्क्वायर निकाल लिया, 45 का स्क्वायर निकाल लिया 2025, 48 का स्क्वायर निकाला 2304। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर हम निकालते चले जाएंगे। 48 स्क्वायर
50 का स्क्वायर हो गया 2500, ये सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया। उसको जब हमने ऐड किया, टोटल किया, तो 43413 इज़ द समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे इसी तरह से, समेशन वाई स्क्वायर निकालना होगा। तो वाई का समेशन, वाई स्क्वायर का समेशन सॉरी, तो वाई की वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया उन्हीं की वैल्यू से, 25 इंटू 25 625, 30 इंटू 30 900, इस तरह से समेशन वाई स्क्वायर जब हम टोटल कर देंगे 20625 इज़ समेशन वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ जो भी हमको रिक्वायर्ड थी वो वैल्यूज़ हमको यहाँ पे मिल गई। क्या क्या वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थी? n की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, वो तो हम काउंट करके निकाल लेंगे। 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, 10 x की वैल्यूज़ हैं, 10 y की वैल्यूज़ हैं, तो n की वैल्यू तो 10 हो गई। समेशन x हमने निकाला हुआ है, वो हमने लिख दिया 645 इज़ समेशन x। देन समेशन y टोटल, ये हमें अभी वो भी कैलकुलेट करा है। इस तरह से जो भी सारी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करके हमने अलग से ये लिख ली। इनकी ज़रूरत हमको पड़ेगी फॉर दी कैलकुलेशंस, for substituting in the values so that the normal equations are complete, और उससे हम लोग a और b की वैल्यू निकाल सकें। तो वो कंप्यूटेशन आगे हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे? सो नाउ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y, as we had seen in the first slide of this question, x is equal to a plus by, और ये निकालने के लिए हमने कहा समेशन x is equal to na plus b summation y, then summation xy is equal to a plus summation y plus b into summation y square। जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, तो summation x is 645, n is 10, summation y is 435, summation xy is 2975 and summation y square is also 20625। All these values have to be substituted in the two normal equations। तो पहली इक्वेशन जो हमको मिली सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो है 645 इज इक्वल टू 10a प्लस 435b। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन फॉर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a और b में ये एक इक्वेशन मिल गई। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हमको मिल गई 29725 इज इक्वल टू 435a प्लस 20625b। सो a और b में ये हमें इक्वेशंस 1 और 2 ऐसे मिल रही हैं। अब इनको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। साइमल्टेनियस सॉल्व करना इक्वेशंस का, अलजेब्रा का काफ़ी बेसिक पार्ट है। तो कैसे करेंगे वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें ऑब्वियसली a या b दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट्स को बराबर करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए। इसके लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग द सेकेंड इक्वेशन बाई 2 एंड वी आर मल्टीप्लाइंग दिस फर्स्ट इक्वेशन बाई -87। -87 से इसलिए किया है केवल कि जोड़ने से ही आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा। दोनों केस में जैसे भी कर सकते हैं, +87 से करके हम घटा भी सकते थे। सो व्हाट वी गेट, जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमको मिल गई, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वेशंस जो हमें मिल रही हैं 870a प्लस 4125b इज इक्वल टू 59450, ये मिल गई एक इक्वेशन, और दूसरी मिल गई -870a माइनस 37845b इज इक्वल टू -56115। तो पहली इक्वेशन को हमने -87 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा हुआ है और दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखा हुआ है, और ये दोनों इक्वेशंस इस तरीके से हमें मिल रही हैं। जब इन्हें हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद हमको मिल रहा है 870a और 870a माइनस में, 870a प्लस 870a माइनस, ये दोनों तो कट जाएंगे और a का टर्म ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है 41250b माइनस 37845b, तो ये आ गया हमें 3405b मिल रहा है दूसरा टर्म, और 59450 माइनस 56115 ये हमको मिल गया 3335। तो b की वैल्यू हो गई 3335 अपॉन 3405, दैट इज 0.9794। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। अब यही वैल्यू b की जो है, जब हम अगर पहली इक्वेशन में रख देंगे तो हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी, और a की वैल्यू आ रही है 29.8961। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आएंगी, डेसिमल पॉइंट्स में जब वैल्यूज़ आती हैं तो 3 से 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमको लिखना चाहिए फॉर रिलेटिवली गुड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो ये a और b की जैसे ही वैल्यू हमको मिल गई।
अब इनको हम जो ऊपर इक्वेशन है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, यहाँ पर हम a की वैल्यू रख देंगे 21.8961 और b की वैल्यू रख देंगे 0.9794 और हमें मिल जाएगी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. So regression equation of x on y therefore will be x is equal to 21.8961 plus 0.9794 y. इसका पर्पस क्या है? इस इक्वेशन का यूज़ हम किस लिए करेंगे? जब भी हमारे पास y की वैल्यू प्रेजेंट है, हमें y की वैल्यू पता है और उसकी करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू हमें नहीं मालूम है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हम वो y की वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी. दिस इज द सिंपल पर्पस ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड द अपोजिट विल बी द पर्पस ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, जो कि अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे. प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रहेगा, अपोजिट चीज़ें बस वैसे ही लेते हुए हम लोग इसको कर देंगे. तो रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ y ऑन x यहाँ पे वो निकल आएगी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. पूरा प्रोसेस वैसे ही अडॉप्ट किया जा रहा है. समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x, ये पहली नॉर्मल इक्वेशन हो गई. समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर, ये दूसरी नॉर्मल इक्वेशन हो गई. वैल्यूज़ जो हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, समेशन x की n की वैल्यू हमें पता है, समेशन y की वैल्यू 435, समेशन एक्स वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, समेशन x स्क्वायर की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी. इन सारी वैल्यूज़ को जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहली नॉर्मल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल गया 435 इज इक्वल टू 10a प्लस 645b. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली फॉर द सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन जो वैल्यूज़ हैं वो हम जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहाँ पर रख देंगे तो हमें मिल जा रही हैं 29725 इज इक्वल टू 645a प्लस 43413b. सो एज इन द प्रीवियस केस, पिछले क्वेश्चन में पिछले पार्ट में जैसा हम लोगों ने किया था, अभी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x जैसे निकाल रहे थे, उसी तरीके से अब हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, सॉरी अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y जैसे हमें अभी निकाला था वैसे ही अब हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकाल लेंगे. तो दो नॉर्मल इक्वेशन हमें मिल ही गई हैं. इन दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को हम उसी तरीके से साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. हमें ऐसा तरीका फिर से अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे कि या तो a या तो b दोनों में से किसी का भी एक कोएफिशिएंट जो है वो कट के ख़त्म हो जाए, तो वो टर्म ज़ीरो हो जाए और दूसरा टर्म बचेगा, उसको हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमने फिर से यहाँ पे क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया -129 से. तो पहले ऊपर लिखी हुई है सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2, तो सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2 और थोड़ा ट्रांसपोज करके भी हमने RHS को LHS पे लिख करके, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड पर होने चाहिए जो वेरिएबल टर्म्स हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड पे होने चाहिए. तो हमने जब उसको लिखा तो वो मिल गया हमें 1290a प्लस अगेन 86826b इज़ इक्वल टू 59450. दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन एज रिटन अबव multiplied by 2. Again the first equation will be multiplied by -129. ये वैल्यूज़ हमें मिल कहाँ से रही हैं? ऐसी वैल्यूज़ हम ले रहे हैं 2 और 1-129 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिससे कि a टर्म जो है उसका जो कोएफिशिएंट है, a वेरिएबल जो है उसका जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस में बराबर हो गया और एल्जेब्रिक साइन अलग अलग हो गया. तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें 1290a और -1290a दोनों ज़ीरो हो जाएगा, a का टर्म ही ख़त्म हो जाएगा और b हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे. दिस इज़ दी ऑब्वियसली दी ओनली पर्पज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हियर. और यही तरीका होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का, एज वी ऑल नो ऑलरेडी. सो जब हमने ऐड किया तो a के टर्म जैसे पिछले केस में हुआ था, यहाँ पर भी a का टर्म दोनों ख़त्म हो गया, दोनों a के टर्म यहाँ ख़त्म हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं. 86826b जो है उसको, उसमें जब हमने 83205b को सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट 3621b और 59450 माइनस 56115 जब हमने किया तो हमें मिल गया 3335. अगेन b इज़ इक्वल टू जो हमने कैलकुलेट किया तो वो 0.921 आ गया और a जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है -159.9.
0.05। तो ये वैल्यूज़ दोनों हमको फिर से मिल गई ए और बी की। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, ये ए और बी की वैल्यूज़ पहले जो ए और बी की वैल्यूज़ की निकाली गई थी उनसे अलग हैं। ये दोनों वैल्यूज़ अलग हैं और अलग वैल्यूज़ हमें मिल भी रही हैं। तो इस तरीके से हमने जब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x जो हमको मिली वो हो गई y इज इक्वल टू -159.045 प्लस 0.921x। इस इक्वेशन का क्या यूज़ करना है? इस इक्वेशन का यूज़ करना है अगर हमको x पता है और y नहीं मालूम है तो y की वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए या प्रोजेक्ट करने के लिए या प्रेडिक्ट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का यूज़ करेंगे। y पता है, x नहीं पता है, तो हम दूसरी वाली रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y का यूज़ करेंगे। तो ये सबसे जो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रिग्रेशन इक्वेशन के ऊपर, रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर, वो ऐसा पूछा जा सकता है। छोटा से छोटा क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल अगर पूछा जाएगा तो ऐसा आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। यही डेटा थोड़ा सा चेंज करके मेथड अगर चेंज दिया जाएगा तो मेथड थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन दोनों केसेस में ये क्वेश्चन ही बनता है। इसमें जो बढ़ सकता है वो मैंने आपको बताया कि आपको y या x की एक वैल्यू दे करके दूसरे की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। दैट इज़ वन एक्सटेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे और देख लें कि क्या और क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा ही देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, केवल क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ईयर और सप्लाई दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है जिसका कि एक्चुअली कोई ज़रूरत है नहीं। ईयर की यहाँ पे कोई ज़रूरत ऐसी है नहीं। थोड़ा सा कभी कभी स्लाइट कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को हो सकता है। वी नीड नॉट हैव दी, इसका कोई यूज़ ही नहीं, इसका यूज़ हमें करना ही नहीं है कैलकुलेशंस में। फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। This is exactly similar to the last question that we have already attempted. टू रिग्रेशन इक्वेशंस वहाँ पे भी थी, दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस यहाँ पे भी हैं। ईयर की वैल्यूज़ को आप छोड़ दीजिए, तो सप्लाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं और प्राइस दिया हुआ है। 9 अलग अलग साल की, 2004 से लेकर के, और हाँ एक और चीज़ है, ये यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इट माइट हैव बीन अ टाइपोग्राफिकल एरर ऑल्सो, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो 2004 से शुरू हो रहा, 2004, 2005, 2006 एंड देन वी हैव 2003 बीच में घुसा हुआ है। फिर 2007 है, 2008 है, 2009, 10, 11, तो ये इस तरह से बीच में ये पड़ा हुआ है। इससे भी कोई, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर यही क्वेश्चन हमें कहीं कुछ टाइम सीरीज़ का कुछ बनाना होता तो हमको इसे अरेंज करना पड़ता। यहाँ रिग्रेशन का क्वेश्चन है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अलग अलग डेटा है तो उसको उसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर रीअरेंजमेंट ऑल्सो, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अब जो नॉर्मल इक्वेशंस थी वही तरीका यहाँ पर भी होगा। तो हमें चाहिए n, पहली चीज़ जो हमको चाहिए वो है n। तो n चाहिए, n की वैल्यू चाहे 2003 सबसे पहले लिखें चाहे 2003 सबसे बाद में लिखें, n की वैल्यू वही रहेगी। फिर हमको चाहिए समेशन x और समेशन y चाहिए, तो किसी भी ऑर्डर में रहे समेशन x की वैल्यू समेशन y की वैल्यू वही आएगी। समेशन x स्क्वायर और समेशन y स्क्वायर चाहिए, उसका भी, उसके ऊपर भी ऑर्डर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और फिर समेशन xy चाहिए, वो भी एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। तो थोड़ा सा कोई अगर नोटिस कर लेगा तो उसको मे बी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये 2003 क्यों दिया हुआ है, इसे क्या करा जाए। अगर वो उसको रीअरेंज कर लेगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो भी रीअरेंज कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दो चीज़ें यहाँ पर देखना है कि एक तो ईयर का कोई पर्पज़ नहीं है, दूसरा सीक्वेंस, ईयर का जो ऑर्डर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है या नहीं है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरा का पूरा क्वेश्चन ईयर के कॉलम को छोड़ करके बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। सप्लाई को x मान लिया, प्राइस को y मान लिया, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकाल लेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y भी कंप्यूट कर लेंगे। और उतना ही पूछा गया है इस क्वेश्चन में भी। फिर से ये आपसे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से आप समझ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एक सिंपल क्वेश्चन कि अगर 2012 में सप्लाई की वैल्यू कुछ भी दी हुई 90 दी हुई है तो प्राइस क्या एक्सपेक्टेड होना चाहिए। अगर 2012 में या अगर 2002 में प्राइस था से 150 था तो सप्लाई कितनी रही होगी।
तो ये आप रिग्रेशन इक्वेशन से कंप्यूट करके सीधे सीधे निकाल सकते हैं। वैल्यू रख दी, x की वैल्यू रख दी, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y में y की वैल्यू रखेंगे, x निकल आएगा। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x में y की वैल्यू x की वैल्यू रखेंगे, y निकल आएगा। तो सप्लाई की रिग्रेशन इक्वेशन ऑन प्राइस ये हमको मिलेगी, प्राइस की रिग्रेशन इक्वेशन ऑन सप्लाई ये मिलेगी। तो जिसकी रिग्रेशन इक्वेशन है उसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि दो रिग्रेशन इक्वेशन इसीलिए हमारे पास होती हैं जिससे कि दो अलग अलग वैल्यूज़ हम कंप्यूट कर सकें। मूविंग ऑन, इस तरीके से आपसे 2016 में के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। अगेन इट इज़ करीब करीब वही सवाल यहाँ पे भी आ रहा है। अ ग्रुप ऑफ 50 इंडिविजुअल्स हैज़ बीन सर्वेड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड ईच डे टू स्लीपिंग एंड वॉचिंग टीवी। सॉरी, ये डेटा यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी। तो आवर्स अगर आप इसको देख लें, ठीक है, कि यहाँ पर हाइट और वेट ना लेकर के अगर हमें यहाँ पर आवर्स दिए हुए हैं, आवर्स ऑफ स्लीपिंग और आवर्स ऑफ वॉचिंग टीवी, वैल्यूज़ ऑब्वियसली अलग हो जाएंगी, ये वैल्यूज़ नहीं रह जाएंगी। तो क्वेश्चन का जो बेसिक पर्पज़ है वो हमको समझ में इससे आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ जो करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये कैलकुलेट करना है, वो आपको पता ही है कैसे होता है। ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, रिग्रेशन और कोरिलेशन दोनों का। इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x ये चाहिए, और इसी तरीके से यहाँ पर सीधे सीधे आपसे पूछा गया है कि पर्सन, एक आदमी इंसान अगर 8 घंटे सोता है तो कितने देर वो टीवी देखता होगा, ये भी पूछा जा रहा है। ठीक है, अगेन अनदर क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर और आसान कर दिया गया आपका काम। यहाँ पे समेशन x स्क्वायर, समेशन y स्क्वायर, समेशन एक्स वाई एन, ये सीधे सीधे वैल्यूज़ दी हुई हैं। और 2 बार 2004 में काफ़ी पहले और 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सारी वैल्यूज़ दी हैं, आपको रिग्रेशन लाइंस निकाल लेनी है, काफ़ी आसानी से ये हो जाएगा। तो द थिंग इज़ कि जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स है उसके लिए आपको डेटा भी दे सकते हैं, और ऐसे करके आपको सीधे सीधे वैल्यूज़ भी दी जा सकती हैं टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू। इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि हमें टेबल नहीं दी हुई है तो आगे हम कैसे करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये जो डेटा एक्चुअली वही इंटरचेंज यहाँ पर हो गया है। तो ये है जो क्वेश्चन था हाइट और वेट वाला जो क्वेश्चन था, उसका यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ। तो इससे हम लोग अगेन सिमिलर क्वेश्चन हियर इज ऑल्सो देयर, वही चीज़ यहाँ पर भी पूछी जा रही है। उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया, और ये आपसे 2016 का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिस इज़ हाउ वी गो अबाउट डूइंग रिग्रेशन एनालिसिस यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सारे रिग्रेशन इक्वेशंस निकाल सकते हैं और वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आज हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इससे आगे फिर हम लोग जो दूसरा मेथड है, मेथड ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, वो अगली क्लास में देखेंगे। वो मेथड ज़्यादा उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, तो वी विल कंटिन्यू विद दैट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।